सरकार इस आंदोलन को शुरू से इग्नोर कर रही थी। संज्ञान में लिया या संज्ञान में लेना पड़ा। लद्दाख के बर्फीली वादियों में रहने वाला आदमी सरकार के नाक में दम कर देता है। उस सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, पता नहीं आपको पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है, इसमें मंत्री इस्तीफा नहीं देते। ये बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है एक इस्तीफे से? इस वोट कौन देगा कौन नहीं देगा ये कौन तय कर रहा है? सरकार। किस तरीके से चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं, जीते नहीं जा रहे हैं, चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं। आरएसएस वालों से आप पूछेंगे बीजेपी के बारे में, कहेंगे नहीं 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 हमारा उनसे कोई लेना नहीं। एबीवीपी वाले से पूछेंगे भाई नहीं 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 हमारे हम किसी पार्टी से लेना देना नहीं। क्या इसका जो नुकसान है उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? नमस्कार साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रदीप यादव से। ये एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं, साथ ही साथ ये आर्टिकल भी लिखते हैं, विश्लेषणात्मक आर्टिकल लिखते हैं। तो आज हम इनका विश्लेषण मौजूदा सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में लेने की कोशिश करेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर सीजेपी प्रोटेस्ट का हमारी देश की राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही साथ किस भावना से ये प्रोटेस्ट चला, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अब इस प्रोटेस्ट की दिशा किस तरफ जा रही है। तो चलिए मिलते हैं प्रदीप यादव जी से। दरअसल हम लोग आम इंसान की तरह देखते हैं आंदोलन को, एक पत्रकार के नज़रिए से एक पत्रकार आंदोलन को कैसे देखता है, आज जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप भाई, ये बताइए, इस आंदोलन को आप भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसमें एक चीज़ आपको नज़र आई होगी कि आंदोलन को जिन लोगों ने स्टार्ट किया उसको ऐसा नाम दिया गया, लगा कि ये एक राजनीतिक पार्टी, एक और राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, और राजनीतिक गैर राजनीतिक दल सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन उसका चुनाव से कोई अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है। और जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि ये बहुत दिन तक नहीं टिक पाए। 22 जून 2026 को सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। लद्दाख के बर्फीली वादियों में रहने वाला आदमी सरकार के नाक में दम कर देता है। सरकार को उनको गिरफ्तार करना पड़ता है, जैसा कि पिछले उनके जो आंदोलन का लगाया गया बंद थे, बाद में वो छूटे। उससे संदेश बहुत अच्छा गया जनता के बीच में। संदेश क्या गया कि एक ऐसा आदमी जो लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो अचानक दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर अनशन पर बैठ गया है, जिसका नीट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। नीट के एग्ज़ाम, जिसके बच्चे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, उनका शिक्षा में खास योगदान रहा है, और शिक्षा को वो अलग तरीके से देखते हैं। बिना किसी स्वार्थ के ये मैसेज गया, कि ये संदेश गया कि बिना किसी स्वार्थ के वहाँ आदमी अनशन पर बैठा। इससे क्या होता है कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है लोगों में। ये निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है, निस्वार्थ। तो यहाँ से क्या हुआ कि आंदोलन में धार तेज होने लगी, आंदोलन की धार तेज होने लगी। इसके बाद आपने देखा कि नेताओं का आना जाना लगा रहता था। ये तो जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, जो वो हमेशा ये बात कहती रही है अभी तक कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही पीढ़ी इस आंदोलन में शामिल होने आ गई, जिसे हम आज के समय में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है जेन जी बोलते हैं।
वो पीढ़ी हमेशा कहती है कि भाई हमारा राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वही लोग आकर के मूवमेंट में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है मूवमेंट में, वो बहुत ही अलग है। जो परंपरागत रूप से आंदोलन करने के जो परंपरागत तरीके थे, उससे हट कर के कर रहे हैं। जो मिलेनियंस, जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा असहज महसूस कर देने वाली बात लगती है कभी कभी, कि जो वो अपना चार्ट बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ कुछ कह रहे हैं। तो इस आंदोलन ने एक काम किया है कि जो पीढ़ी अभी तक ये कह रही थी कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस आंदोलन में इंटरेस्ट ले रही है। और एक मैसेज ये गया है पूरे, आप देख सकते हैं विगत 10 साल का इतिहास उठा करके, कि पूरे भारत में किसान आंदोलन हुआ और CA/NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जो एक तरीके से दबाने की कोशिश हुई थी इस दबाव समूह को, जो भी थे, किसान आंदोलन थे या CA/NRC थे, वो बड़े ही भयानक थे किसान आंदोलन में अपने। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया कि सरकार इस आंदोलन को शुरू से इग्नोर कर रही थी। आंदोलन में गुट तो बहुत सारे जुड़े हैं, और मगर ऐसा लगता नहीं कि इंटरनल सब एक ही है। रीज़न बीइंग कि आप ये देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स ने अलग तंबू लगाए, कुछ स्टूडेंट्स ने अलग तंबू लगाए, और सीधी सी बात है, स्टेज को एक कार्यक्रम की तरह प्रस्तुत किया गया। मैं क्यों ऐसा मानता हूँ? रीज़न बीइंग कि आयशा के स्टूडेंट्स अलग हड़ताल पे बैठे थे, उनके साथ मंच शेयर नहीं किया गया। उसके अलावा भी 20-21 बच्चे अलग भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो भी लंबे समय तक रहे, तो उनके साथ भी स्टेज शेयर नहीं किया। चाहे नेहा को ले लो, चाहे मनीष को ले लो, चाहे दानिश को ले लो, चाहे और भी वहाँ पे लोग थे, उनके साथ स्टेज शेयर नहीं की गई। और इस बात पे गौर करने वाली बात है, जैसे ही सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया जाता है, उठाया जाता है, उस वक्त तुरंत स्टेज शेयर कर दी गई उन लोगों के साथ। तो क्या ये इंटरनल राजनीति नहीं है कुछ इसमें? ग्रुप में अंदर ही कुछ नहीं है इस आंदोलन में? नहीं, देखिए, ये सवाल वे लोग कर रहे हैं जिनका इस आंदोलन से कोई विशेष ताल्लुकात नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब कोई ऐसा आंदोलन शुरू होता है तो उसमें निस्वार्थ भाव से लोग भागीदारी अपनी देते हैं। अब हाँ, ये तो। लेकिन सरकार ने अंत में आकर के इस आंदोलन को संज्ञान में लिया। ये दोनों अलग अलग बातें। संज्ञान में सरकार को लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि इग्नोर करने का जो उनका अपना तरीका था कि नहीं, इग्नोर कर देंगे, नए लड़के हैं, भाग जाएंगे, वो ये बात समझ गए कि सिर्फ नए लड़कों की बात नहीं है, नए से लेकर पुराने तक सब इस आंदोलन के जो इमोशन है उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं? कि लोगों को ये लगा कि इस व्यवस्था में घुटन महसूस हो रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान की, लोगों को घुटन महसूस हो रहा है, जिसमें कि आई थिंक 22 या 23 छात्र आत्महत्या कर लिए। ये तो आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। हमारे आपके आंकड़ों में उनकी गिनती नहीं हो पाएगी, हम आप उन तक नहीं पहुंच पाए। तो ये मैसेजिंग अच्छी हुई है, और सरकार के खिलाफ जो जनता की गोलबंदी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी तक जो लोग अलग अलग रहते थे, अलग अलग गुटों में रहते थे, अलग अलग मुद्दों पर सरकार से लड़ते थे, तो सरकार उनको छोटे छोटे समूहों में रहते तो सरकार उनको दबा देती थी। यहाँ मामला दूसरा हुआ गया। यहाँ जो किसान हैं वो छात्रों को समर्थन देने आ गए हैं। यहाँ कुछ और ऐसे महिला संगठन हैं, वो इन छात्रों को समर्थन करने आ गए हैं। संज्ञान में लिया या संज्ञान में लेना पड़ा, ऐसे आप देखेंगे। आप सोचिए ज़रा कि जब नेहा, मनीष, आमीन ये सब अनशन पर बैठे होंगे तो इनके भीतर किसी तरीके का स्वार्थ रहा होगा। अनशन पर बैठते वक्त स्वार्थ तो लास्ट तक नहीं रहा, जब भी तो वो अंतिम तक आप लास्ट जब इस बात को लेकर के स्वार्थ नहीं है और निस्वार्थ रूप से वो अनशन पर बैठ रहे हैं,
तो मंच को लेकर के किस प्रकार का स्वार्थ रहा होगा? मंच को लेकर के कोई स्वार्थ नहीं था। इतने दिन आंदोलन थमा रहा, इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि हर किसी के अंदर, हर जो आंदोलन कर, जो अनशन पे बैठे थे, उन सभी के भीतर एक दूसरे के प्रति एक सम्मान था। कोई किसी से बहुत विद्वेष की भावना से नहीं दिख रहा था किसी को। तो अब ये बताइए कि ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और अब तो एक भीषण बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, एक भीषण रूप ले चुका है और भारत के लगभग सभी स्टेट्स, जिलों में जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे ये बढ़ रहा है, फैल रहा है और इस बात की आशंका लगाई जा सकती है कि ऐसे कई जंतर मंतर, बहुत सारे जंतर मंतर देश भर में बन जाएंगे। तो ये जो देश भर में जितने जंतर मंतर बनेंगे, इस बात को तो आप मानते होंगे कि इस जंतर मंतर से दिल्ली की राजनीति पे फ़र्क पड़ेगा। इसी प्रकार और भी जगह जंतर मंतर बन रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या लोगों के अंदर जो राजनीतिक समझ है उसमें कुछ बदलाव आएगा? इससे क्या किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा और किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान? साफ साफ कहूँ तो भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर आंदोलन होते रहे और आगे भी होंगे। समय और परिस्थिति के हिसाब से जो लोगों की मांग होगी, उस मांग के अनुसार वो इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वो आंदोलन करेंगे तो आंदोलन का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश में जितने भी आंदोलन हुए अभी तक राष्ट्रीय स्तर के, उस आंदोलनों के असर देश की राजनीति पर पड़ा है और आंदोलन का असर राजनीति पर पड़ना भी चाहिए। नहीं पड़ता है तो शायद विचार करने वाली बात है कि फिर वो आंदोलन ही है या कुछ और। तो मतलब अब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आप कहने की कोशिश कर रहे हो? इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, लेकिन इस बात में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब एक ही राजनीतिक दल हर राज्य में सरकार बना ले, एक ही राजनीतिक दल की सरकार 10 से 15 साल लगातार बनी हो, हाँ, और उसके बाद उसमें भी इस तरीके से बनाए कि तमाम सवालात खड़े होते हैं, जैसा कि आपने SIR वाली जो बात है वो अभी भी लोगों के सामने है। किस तरीके से चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं, जीते नहीं जा रहे हैं, चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं। और अब ये तय हो रहा है कि वोट कौन देगा। सरकार अब ये तय कर रही है कि हमारा वोटर कौन होगा। तो सरकार जब ये तय कर रही है कि हमारा वोटर कौन होगा, इसका मतलब है हम एक ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जो तानाशाही, फांसीवादी, ये तो बढ़िया नारे हैं, मगर आप ये बता दो इस आंदोलन से इस राजनीति पे क्या फर्क पड़ जाएगा? सिंपल सी बात है, देश की राजनीति इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान, आज नहीं तो कल आंदोलन बढ़ रहा है, इस्तीफा दे देंगे। हाँ। आप ये बता दो कि राजनीति में बदलाव क्या? ठीक है, बीजेपी की एक समय में उन्होंने 10 साल से छवि, 12 साल से छवि बनाई, 15 साल से छवि बनाई, बढ़ाने की लगातार कोशिश हुई, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं किसी मुद्दे को भटकाने में, अपनी छवि वापस चमकाने में। तो ये बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है एक इस्तीफे से? इसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात तो ये है कि इस्तीफ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, सिर्फ इस्तीफ़ा देने से सब कुछ ठीक नहीं। लेकिन इस देश में जो वर्तमान की सरकार है, उस सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, पता नहीं आपको पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि ये NDA की सरकार है, UPA की सरकार नहीं है, इसमें मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अच्छा, तो जब वो ये बात कहते हैं कि ये NDA की सरकार है, इसमें मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये कौन सा घमंड है कि मंत्रियों के जो कार्य है वो जनता की आकांक्षाओं को, जनता की मांगों को पूरा करने में असफल हो जा रहा है।
उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो जनता की मांगों को पूरा कर सके, तो क्या ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि वो इस्तीफा दे दें? क्योंकि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जनता चुनकर भेजती है, किसी ओहदे पर बैठाती है, तो इसी उम्मीद से बैठाती है ना कि भाई आप हमारे काम करेंगे। 5 साल में एक बार जनता वोट देती है, वो उसमें अपनी सहमति को आपके समक्ष दे देती है कि आपको हम 5 साल के लिए अपनी सहमति देते हैं, आप हमारे लिए काम करें। आप प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप काम करिए, लेकिन आपने क्या काम किया? आपके काम से इस देश का जो छात्र है वो घुटन महसूस कर रहा है। अगर महसूस करता घुटन तो छात्र, हाँ, अगर नहीं, आपने पूछा ना राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, तो उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ कि राजनीति पर असर ये पड़ेगा कि इस देश में जो विगत 10 से 12 साल के भीतर, 12 साल का तो राज हो गया, उससे पहले ही कुछ एजेंडा चल रहा था। 10 से 12 साल का जो 10 से 12 साल के भीतर जिस तरीके का एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई है कि अगर आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं तो वो पार्टी आपको देशद्रोही साबित कर देती है, आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपके ऊपर NSA लग सकता है, आप जेल में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो जनता को दबाने की जो कोशिश थी, और जनता 8 से 10 साल चुप भी रही, वो जनता अब चुप नहीं रहेगी, वो सवाल करेगी ही करेगी, क्योंकि दबाने की भी एक सीमा होती है, वो उसके बाद पब्लिक नहीं दब सकती। तो राजनीति पर असर यूँ होगा कि इस आंदोलन से कि जो व्यवस्था में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को नाकाम इस देश का युवा कर सकता है। तानाशाही मैं कैसे कह दूँ? तानाशाही आपको लग सकती है, शायद आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो, बीजेपी को वोट नहीं देते। तानाशाही वो थोड़ी चीज़ है, उन्होंने तो देशभक्ति सिखा रहे हैं ना, वो जो आप मुझे एक वर्ग है जो उसको देशभक्ति से जोड़ रहे हैं, आप मुझे ये उसको देश से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। इसमें तानाशाही क्या है? तानाशाही ये है कि इस देश की जो सरकार है, वो सरकार ये कह रही है कि उसे अधिकार है कि वो चुने, और वो भी कर भी रही है कि उसके वोटर कौन हैं। ये तानाशाही नहीं है। वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, ये कौन तय कर रहा है? सरकार तय कर। तो ये पहली बार हो रहा है देश में? SIR पहली बार हो रहा है? नहीं, तो कैसे हो रहा है? इतने आपने देखा बंगाल में क्या हुआ था, आपने देखा असम में क्या हुआ था। चुनाव जीते नहीं जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं। ये तो शुरू से होता रहा, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं ना। कभी दान पेटियों से होता था, दान पेटी गायब हो जाती थी, वो वाली बड़ी बात हुआ तो है। तो क्या है ये? तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप वोट देंगे कि नहीं देंगे तय कर रहा है सरकार, तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो यही इन सब चीज़ों के खिलाफ इस देश का युवा मुखर होकर बोल रहा है, और आगे और मुखर होकर बोलेगा। युवा क्योंकि जिस तरीके से 20 से 22 दिन के भीतर सरकार का घमंड टूटा है और जो लाठीचार्ज हुई है, एक वर्ग था जो ये तय नहीं कर पा रहा था कि हम बीजेपी को वोट करें या विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको वोट करें, वो तय नहीं कर पा रहे थे। वो वर्ग इस पार्टी से लगभग नाराज हो चुका है, जो तय नहीं कर पा रहा था, कन्फ्यूजन में। वो वर्ग फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से नाराज है, और वो किधर जाएगा, किसको वोट करेगा ये नहीं कर सकते। लेकिन ये तय है कि वो जो दुविधा में थे, वो उनकी दुविधा खत्म हो गई कि अब कम से कम बीजेपी को वोट नहीं करना। दुविधा से सुविधा में लाने के लिए जिनके पास इतनी बड़ी मशीनरी हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, यहाँ पे हम और एक और पक्ष जान लेते हैं। जो आज कल पिछले 2-3 दिन से जो आंदोलन देखने जा रहे हैं,
उनका कहने का मतलब है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हाईजैक किया जा रहा है। एक अलग प्रकार की शक्तियाँ उसके अंदर आ गई हैं, कुछ अलग प्रकार के लोग आ गए हैं जो वहाँ पे क्योस पैदा कर रहे हैं। आंदोलन की उनके अंदर शायद कोई भावना नहीं है, और लोग भी कई लोगों ने इस बात के लिए बोला है कि ये लोग आंदोलनकारी नहीं है, ये कुछ और हैं। तो अब तो लगता है कि ये आंदोलन एक उस दिशा में जा रहा है जहाँ पे इसको लाठी डंडे और शक्ति के जोर पर दबा कर कुचल दिया जा सकता है। देखिए, जब बड़ी तादाद में लोग आते हैं, किसी के खिलाफ एकत्रित होते हैं, अपनी मांग को मजबूती से रखने आते हैं, तो निसंदेह इस देश में विगत 5 से 10 साल में जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश बहुत बार हुई। आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। जब CA-NRC प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग, वहाँ भी इस तरीके की कोशिश की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए हैं, जंतर मंतर पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, देश के कोने कोने में वर्तमान सरकार के खिलाफ तमाम सवालात खड़े किए जा रहे हैं, तो निसंदेह सरकार इस तरीके के आंदोलन को दबाने के लिए, जो आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें दबाने के लिए ये आरोप लगा सकती है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर सरकार ये बात कह रही है कि गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, तो सरकार उन्हें चिन्हित करे, सरकार उनको उठाकर जेल में डाले। भाई कौन उनका विरोध करने जा रहा है? हम तो और कह रहे हैं कि आइए, आप खड़े रहिए, और वहाँ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं कि कोई इस तरीके की गतिविधि कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करिए और ले जाकर जेल में डालिए। जिसको संदेह हो रहा है, जो गैर कानूनी गतिविधियों कर रहा है, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ये आंदोलन है, इसको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि अभिजीत दीपके ने जैसा कहा कि वो दलित है, वो बीजेपी का समर्थक कैसे हो सकता है। जब उस अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी गई तो अभिजीत ने कहा कि ये स्याही मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान का रंग है। वो कहने का ये प्रयास कर रहे थे कि मैं अम्बेडकर का फॉलोवर हूँ, क्योंकि वो स्याही नीली थी। हाँ, नीली थी। तो नीला रंग जो है उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन में के माध्यम से वो ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे थे कि ये आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है, और इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को नाकाम करते हुए इन्होंने ये गाइडलाइंस भी दिए कि 4 नारे ही प्रमुख रूप से लगाए जाएंगे। आई थिंक भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, और एक शायद जय भीम। यही शायद है, हो सकता है कुछ एक और हो, मुझे नहीं पता। 4 हैं। हाँ, नहीं 4 ही हैं, जय भीम, बस धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, इस्तीफा दो, तो ये 4। तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो धूमिल करने की कोशिश है, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ताकि बेवजह किसी निर्दोष को दोषी साबित करके जेल में डाल दिया जाए। तो आखिर किसको इनकलाब से, जिंदाबाद से किसको दिक्कत है? इनकलाब जिंदाबाद से नहीं है। आप चीज़ों को ना मैनेज, आप मतलब उस तरीके से उसको कंसंट्रेट कर रहे हो कि बस यही बोलोगे, इसके अलावा कोई नारे नहीं लगाओगे। नहीं, देखिए नारे लगाने तो गलत संदेश देता है ना। क्या अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई बात करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं ना, तो यहाँ से संदेश जा रहा है चारों तरफ, तो क्या है कि कुछ र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि जय भीम से किसी को दिक्कत नहीं हो सकता। जय भीम पर कोई क्या र्यूमर फैला सकता है? हमको चाहिए इनकलाब जिंदाबाद पर क्या र्यूमर कोई फैला? आज़ादी पे क्या दिक्कत है? आज़ादी वाले पे किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, वो इंक्लूड, लेकिन उनका अपना इंस्ट्रक्शंस है। कहीं ना कहीं वो आंदोलन को थोड़ा सा
अम्बेडकरवादी रंग में ढलने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। तो सारे अम्बेडकरवादी आ रहे हैं वहाँ पे आंदोलन में? ऑफ कोर्स जो सामाजिक न्याय के समर्थक हैं वो अम्बेडकरवादी हैं। जो भी, अगर आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो आप अम्बेडकरवादी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार जैसे अगर आप हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, तो बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं। आरएसएस के समर्थक। हाँ, और आरएसएस किसकी समर्थक है? आरएसएस बीजेपी की माँ है। माँ बेटे में ज़्यादा फर्क है क्या? तो आप एक बात बताऊँ मैं अंदर की, आरएसएस वालों से आप पूछेंगे बीजेपी के बारे में, कहेंगे नहीं 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 हमारा उनसे कोई लेना देना। एबीवीपी वाले से पूछेंगे भाई नहीं 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 हमारे, हम किसी पार्टी से लेना देना नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी नहीं आरएसएस, क्योंकि वो जड़ है, प्रहार वहाँ पे कर रहा है। अच्छा, चलो दोस्तों, बातचीत बहुत हो गई। आशा करते हैं कि कुछ समझे होगे पत्रकार प्रदीप यादव के नज़रिए से, और इसी प्रकार के विश्लेषण हम लाते रहेंगे आने वाले समय में भी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।